जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है आप सभी अवगत ही होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं 5 सितंबर के बारे में। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। बट उससे भी पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक हमें दें कि जो क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो कैसी होती हैं, आपको अच्छी लगती है अन्यथा नहीं, या फिर समझ में आती भी है या नहीं है। तो आप जो भी है, जैसा भी, आप अपना फीडबैक हमें अवश्य दिया करें। और हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास ये क्लास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आप जानते हैं, चैनल के माध्यम से आपको होम साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ हम जीके जीएस की क्लास भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि 2.5 मिनट मैक्सिमम का वीडियो होता है। उससे आपका डेली क्या है 10-20 क्वेश्चन, कभी 15, कभी 20 क्वेश्चन हम जीके जीएस की करते हैं। हालांकि कुछ दिनों से हमारी उसकी क्लास नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा फ्रेंड्स टाइम का शॉर्टेज चल रहा है। बट जस्ट हम जो है जीके जीएस की क्लास को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू पढ़ने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और फॉलो कीजिए हमें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में जैसा कि आपको हमने बताया 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे, जो कि एक महान दार्शनिक, विद्वान और आदर्श शिक्षक भी थे। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि पहली बार से शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए 1962 में 5 सितंबर को पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। जी हाँ, 5 सितंबर 1962 यानी कि 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है? तो ये शिक्षक दिवस फ्रेंड जो है शिक्षकों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने के लिए हर वर्ष मनाया जाता है। आई होप आज के दिवस से रिलेटेड सारे ही आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम मैनेजमेंट की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने कल की क्लास में कवर किया था क्या, निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण। जो हमने कल हमारी इवनिंग में क्लास हुई थी स्टडी में, उसमें हमने ये सब देखा था। निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण, हमने 8 चरण देखे थे, सबको डिटेल में पढ़ा था। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। पहला हमने देखा था निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना। दूसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना। तीसरा वैकल्पिक समाधान ढूंढना। चौथा विकल्प के संबंध में चिंतन करना। 5वां चरण है सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, यानी कि आपके पास कई सारे विकल्प हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं अपनी समस्या को सुलझाने के लिए। उसमें जो सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव है, सबसे अच्छा विकल्प है, उसका आप चयन करें। ये क्या है? 5वां चरण है निर्णय प्रक्रिया का। छठा है निर्णय का प्रभावपूर्ण क्रियान्वयन करना। नंबर 7 निर्णय के परिणामों को स्वीकृति। नंबर 8 निर्णय का अनुसरण करना। तो ये हमने 8 चरण को बहुत ही डिटेल में कल की क्लास में कवर किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के इस क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ये होम मैनेजमेंट से नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ पे आपको इजीली ये क्लास मिल जाएगी। और वहाँ पे आप निर्णय प्रक्रिया के विभिन्न चरण से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आप क्लियर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये तो हमारी प्रीवियस क्लास थी। तो आज की क्लास में हम करेंगे निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन मेकिंग। आज की क्लास में हम ये देखेंगे। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक हैं, इनमें से कुछ प्रमुख कारक देख लेते हैं। नंबर 1 है निर्णयों की अस्थायी प्रकृति। कौन सा? निर्णयों की अस्थायी प्रकृति, यानी कि परमानेंट नेचर ऑफ डिसीजन। नंबर 2 निर्णयों का पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटर रिलेशंस ऑफ डिसीजन। नंबर 3 समय का प्रभाव, टाइम पर्सपेक्टिव। नंबर 4 ज्ञान अर्थात नॉलेज। नंबर 5 व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह, मूल्य आदि, यानी कि पर्सनल एसेप्शन, एटीट्यूड्स, बेसिस वैल्यूज एक्सेट्रा। नंबर 6 पारिवारिक साधन अर्थात फैमिलीज रिसोर्सेस। नंबर 7 पारिवारिक विशेषताएं, फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 8 परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा अर्थात एम्बिशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। नंबर 9 परिवार के सदस्यों की भूमिका, रोल ऑफ फैमिली मेंबर्स। नंबर 10 परिवार की संस्कृति, कल्चर्स ऑफ फैमिली। नंबर 11 है उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी अर्थात अवेयरनेस ऑफ थिंग्स दैट अवेलेबल।
तो ये जो सारे क्या है, ये जो 11 हैं कि क्या है निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले, ये जो हमने 11 पॉइंट देखे वो क्या है, उसके कारक अर्थात फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब इन सभी को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो निर्णय की अस्थायी प्रकृति से क्या तात्पर्य? अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि निर्णयों की अस्थायी प्रकृति अर्थात परमानेंट नेचर ऑफ डिसीजन को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या बताएंगे? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक निर्णय की अस्थायी प्रकृति का होना है। जब तक समस्या समाधान है तो सर्वोत्तम विकल्पों के बारे में चिंतन मनन नहीं किया जाता तथा निर्णय प्रक्रिया अंतिम दौर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक जितनी बार चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु जब निर्णय को अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया जाता है तब इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है और ना ही व्यवहारिक ही। यदि परिवर्तन करना जरूरी होता है तब तक इसमें अधिक समय, धन एवं शक्ति व्यय होता है। उदाहरण, एक व्यक्ति प्लॉट खरीदकर मकान बनवाना चाहता है। जब तक वह प्लॉट खरीदने संबंधी निर्णय नहीं लेता तब तक वह चाहे जितनी ही बार प्लॉट देखने चाहता है, शहर के भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर प्लॉट की साइज, लोकेशन आदि देखता है, परंतु जब वह प्लॉट खरीदने का निर्णय कर लेता है तथा उसे खरीद लेता है तब मकान वह व्यक्ति वहीं बनवाएगा जहां उसने प्लॉट खरीदा है। क्यों? क्योंकि उसका निर्णय क्रियान्वित हो चुका है, यानी कि जो उसने निर्णय लिया उसको क्रिया में कर चुका है। अब यदि उसे 6 माह बाद वह प्लॉट किन्हीं कारणों से पसंद नहीं आता है तब उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह दूसरा प्लॉट खरीदकर मकान बनवाए। यदि वह ऐसा करता है तो उससे समय, शक्ति एवं धन का अपव्यय ही होता है। ऐसा निर्णय की अस्थायी प्रकृति के कारण है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा निर्णय की अस्थायी प्रकृति क्या है, आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। नंबर 2 है निर्णयों का पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटर रिलेशंस ऑफ डिसीजन। निर्णयों का आपस में गहरा एवं घनिष्ठ संबंध होता है। एक निर्णय दूसरे, तीसरे, चौथे और इसी तरह अनेक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। यदि निर्णय बड़ा एवं महत्वपूर्ण है तब इसका प्रभाव अनेक नए निर्णयों पर पड़ेगा। उदाहरण से समझते हैं, सीता कोई लड़की है, यानी कि सीता ने 12वीं कक्षा में जिस विषय का चुनाव कर अध्ययन किया उसकी आगे पढ़ाई उन्हीं विषयों से संबंधित होगी तथा उसका कैरियर निर्माण भी उन्हीं विषयों के गहन अध्ययन से होगा। एक व्यक्ति ने जहां दुकान खरीदी है वहीं जाकर व्यवसाय करना होगा। तो ये क्या है? निर्णयों का पारस्परिक संबंध, यानी कि इंटर रिलेशन ऑफ डिसीजन। नंबर 3 देखते हैं समय का परिप्रेक्ष्य, यानी कि टाइम पर्सपेक्टिव। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से समय का प्रभाव भी क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। कैसे? जिसे किसी भी कीमत पर नकारा अथवा कम करके नहीं आंका जा सकता। निर्णय करते समय गृहिणी, प्रबंधक भूत भविष्य, यानी कि पास्ट और फ्यूचर एवं वर्तमान पर गहनता से विचार एवं चिंतन करती है, क्योंकि इससे उपरोक्त तीनों ही प्रभावित होते हैं। विभिन्न संस्कृतियों, सामाजिक वर्गों, व्यक्ति की उम्र एवं अनुभव के साथ समय परिप्रेक्ष्य भी भिन्न भिन्न होता है। अनुभवी व्यक्ति सही विकल्पों की खोज शीघ्रता एवं आसानी से कर लेते हैं, जबकि अनुभवहीन व्यक्ति को विकल्पों के चयन में काफ़ी समय, शक्ति एवं धन व्यय करना होता है। तो ये तो हमने देखा समय का परिप्रेक्ष्य, यानी कि टाइम पर्सपेक्टिव। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। उदाहरण से थोड़ा इसको और अच्छे समझ लेते हैं। तो एक गृहिणी है, उसने अपने लिए ऊनी शॉल खरीदना चाहिए है, वो ऊनी शॉल खरीदना चाहती है। वह बाजार जाती है, विभिन्न रंगों, डिजाइनों एवं शैलियों को देखती है, यानी कि जो फैशंस में चल रहे हैं उनको देखती है तथा उनमें से किसी एक शॉल का क्या करती है? चयन कर खरीद लेती है। अब 3-4 साल के बाद हो सकता है गृहिणी को वही शॉल पसंद नहीं आए जिसे उसने पूर्व में बड़े ही मनोयोग से, यानी कि बहुत ही मन से खरीदा था, क्योंकि अब शॉल का रंग, डिजाइन एवं शैली, स्टाइल्स, इन तीनों में ही परिवर्तन हो गया है। ऐसा इसलिए होता है कि समय परिवर्तनशील है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। समय में परिवर्तन के साथ व्यक्ति की सोच, समझ, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आ जाता है, अतः समय में परिवर्तन आने से निर्णय प्रक्रिया में भी अंतर आ जाता है। ये तो हमने देखा समय का परिप्रेक्ष्य, यानी कि टाइम पर्सपेक्टिव। नंबर 4 है ज्ञान, यानी कि नॉलेज को आप कैसे परिभाषित करेंगे? निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में से नॉलेज भी एक है। कैसे? देखते हैं। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में बुद्धि, ज्ञान
कौशल एवं विवेक का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वे व्यक्ति जिन्हें जितना अधिक अनुभव एवं ज्ञान होता है, उन्हें निर्णय लेने में उतनी ही कम कठिनाई महसूस होती है। वैसे छोटे व कम महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अधिक ज्ञान, अनुभव एवं कौशल की जरूरत नहीं होती। जैसे खाद्य सामग्री, जैसे कि चावल, दाल, सब्जी, मसाले आदि हो गए, इनको खरीदना, दैनिक उपयोग हेतु वस्त्र खरीदना, दिनचर्या से संबंधित निर्णय प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार आसानी से ले लेता है। परंतु बड़े एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में ज्ञान एवं अनुभव की जरूरत होती है। जैसे वैज्ञानिक आविष्कार के कारण आज नए नए समय शक्ति बचत के उपकरणों का आविष्कार हो रहा है। गृहिणी वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, गीजर, मिक्सर या फ्रिज खरीदना चाहती है, तब उसे क्रय करने हेतु अधिक ज्ञान एवं अनुभव की जरूरत होती है, क्योंकि उसके सामान एक से बढ़कर एक गुण वाले उपकरण मौजूद है उसके सामने। यानी कि जहाँ वो खरीदने जाती है दुकान पे, तो आप देखते नहीं, अलग अलग मॉडल के जो है उपकरण वहाँ पे मौजूद होते हैं, जिन्हें दुकानदार अपनी लक्ष्यदार बातों से बखानता है, अर्थात उनके प्रति क्या करता है, इम्प्रेस करता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। बताते नहीं दुकानदार, ये ले लीजिए, नहीं ये इससे ज़्यादा अच्छा है। तो वही इसका मतलब है कि अपनी लक्ष्यदार बातों से बखान करता है। अतः गृहिणी दिमाग पर थोड़ा जोर देकर उचित निर्णय लेकर सही उपकरण खरीद लेती है। नंबर 5 है व्यक्तिगत मान्यताएं, प्रवृत्तियां, पूर्वाग्रह, मूल्य आदि, यानी कि पर्सनल असम्पशंस, एटीट्यूड्स, बेसिस, वैल्यूज एक्सेट्रा। कैसे देखते हैं, प्रत्येक निर्णयकर्ता अपनी रुचियों, इच्छाओं, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, मूल्यों आदि से निश्चय रूप से प्रभावित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ मूल्य एवं जीवन दर्शन होते हैं। ये निर्णयों की पृष्ठभूमि में उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, साथ ही ये मूल्यों को क्रियान्वित भी करते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के जिस तरह के मूल्य होते हैं, उसका निर्णय भी उसी पर आधारित होता है। नंबर 6 पारिवारिक साधन, यानी कि फैमिलीज रिसोर्सेस। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने से पारिवारिक साधन का भी अमूल्य योगदान है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिन्हें समय, श्रम एवं धन की कोई कमी नहीं होती, उनके लिए निर्णय करना आसान होता है। परंतु यदि साधनों का, विशेषकर भौतिक साधनों की कमी होती है, तो निश्चय ही निर्णय करना मुश्किल एवं दूभर कार्य हो जाता, दूभर यानी कि कठिन कार्य हो जाता है। उदाहरण समझते हैं, एक धनी व्यक्ति के लिए यह निर्णय करना आसान होता है कि वह कौन सी कंपनी की कार खरीदेगा, मकान किस शहर में बनवाएगा। परंतु एक साधारण आय अर्जित करने वाला जो मिडिल क्लास का व्यक्ति होता है, उन लोगों के लिए उपरोक्त दोनों ही बातों का पाना मुश्किल है। एक शिक्षक जिसकी आय सीमित है, वह कपड़े गहने खरीदने को निर्णय तो आसानी से कर सकता है, मगर कार, गाड़ी, मकान खरीदने का निर्णय आसानी से नहीं कर सकता। क्यों? उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि साधनों से, चाहे वह मानवीय हो अथवा भौतिक निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती ही है। अतः निर्णय लेते समय मानवीय एवं भौतिक साधनों जैसे ज्ञान, कुशलता, रुचि, मूल्य, दर्शन, उत्तम स्वास्थ्य, धन आदि पर भी बल दिया जाना चाहिए। अच्छा हाँ, एक आप बताइए, मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कुशलता कुशलता और इसमें से धन, तो बताइए कुशलता कौन सा साधन है और धन कौन सा साधन है? कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हमने मानवीय, अमानवीय, भौतिक सारे ही जो है साधनों के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। तो आप बताइए कुशलता कौन से साधन के अंतर्गत आता है, मानवीय साधन है या फिर भौतिक साधन? धन कौन सा साधन है, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। अगर आपने हमारी प्रीवियस क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा। नंबर 7 है पारिवारिक विशेषता, यानी कि फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स। परिवार की विशिष्ट परिस्थितियाँ भी निर्णय प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती हैं। परिवार का आकार, पारिवारिक जीवन चक्र यानी कि फैमिली लाइफ साइकिल, शिक्षा, व्यवसाय आदि ऐसे कारक हैं जो निश्चित रूप से निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते ही हैं। यह भी सच है कि प्रत्येक परिवार की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती, इनमें पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें नन्हे शिशु, स्कूल जाने वाले बालकों, छात्रों एवं गर्भवती माताओं की संख्या अधिक होती है तथा आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होती है।
विपरीत कुछ परिवारों में आय अर्जित करने वालों की संख्या अधिक होती है तो बालक वृद्धि एवं धात्री एवं गर्भवती माता की कम। जिस परिवार में बालक वृद्धि धात्री एवं गर्भवती स्त्री की संख्या अधिक होगी उनका व्यय अधिक होगा, क्योंकि उन्हें भोजन एवं स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा। जिस परिवार में शिक्षित लोग होंगे उनकी आय का अधिकांश हिस्सा किताब कॉपियों, बच्चों की उच्च शिक्षा एवं बेहतर तरीके से परवरिश पर अधिक धन व्यय होगा। व्यवसायी परिवार में धन का व्यय व्यवसाय के प्रसार के क्षेत्र में अधिक होगा। वे परिवार के मौज मस्ती पर अधिक धन खर्च करते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि पारिवारिक परिस्थितियां विषम एवं भिन्न होने के कारण निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। नंबर 8 है परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा अर्थात एम्बिशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। कैसे? परिवार के सदस्यों की महत्वाकांक्षा एवं निर्णय प्रक्रिया का आपस में गहरा संबंध होता है। परिवार में भी प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं इच्छाएं क्या होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। यहाँ तक कि एक ही माँ के उदर अर्थात पेट से उत्पन्न दो जुड़वा बालकों की भी महत्वाकांक्षा भिन्न भिन्न होती। एक बालक पढ़ लिख कर चिकित्सक बनना चाहता है तो दूसरा व्यवसायी। यद्यपि माता पिता चाहते हैं कि उनके दोनों ही बालक इंजीनियर बने, माता पिता बालक को इंजीनियर बनने के लिए गणित विषय पढ़ाना चाहते हैं, जबकि बालक जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय पढ़ना चाहता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि बालक एवं माता पिता की महत्वाकांक्षाएं उनके निर्णय को प्रभावित करती हैं। नंबर 9 है परिवार के सदस्यों की भूमिका अर्थात रोल ऑफ फैमिलीज मेंबर। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में परिवार के सदस्यों की भूमिका का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पारिवारिक जीवन चक्र में एक ही व्यक्ति को कई भूमिकाएं अदा करनी होती यानी कि कई सारे रोल प्ले करने होते हैं। जैसे गृहिणी किसी की माँ, किसी की भाभी, किसी की चाची, किसी की बहन तो किसी की पत्नी होती। वह स्त्री यदि कामकाजी है तो किसी विद्यालय की शिक्षिका या अस्पताल की नर्स या चिकित्सक भी हो सकती है। जबकि स्त्री एक है परंतु उसकी भूमिका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है और उसी के अनुरूप उसे अपनी भूमिका अदा करनी होती है यानी कि अपना रोल प्ले करना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है तथा निर्णय प्रक्रिया प्रभावी होती है। तो ये आपने देखा कि परिवार के सदस्यों की भूमिका भी निर्णय प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करती है। नंबर 10 है परिवार की संस्कृति यानी कि कल्चर्स ऑफ फैमिली। निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में परिवार की संस्कृति का भी अमूल्य योगदान है। कैसे? प्रत्येक परिवार, समाज, प्रदेश एवं देश की संस्कृति भिन्न होती है अतः निर्णय प्रक्रिया भी भिन्न होगी। उन परिवारों में जहाँ धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य आदि सत्कर्मों में व्यक्ति का मन लगा रहता है उनके निर्णय नास्तिक लोगों से बिल्कुल ही भिन्न होंगे जो देवी देवताओं पूजा पाठ को मानते ही नहीं है। उदाहरण, शिक्षित परिवार शिक्षा को अधिक महत्व देगा, अशिक्षित व्यक्ति रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के कारण दूसरी चीजों पर अधिक ध्यान देगा। समय, स्थान एवं जलवायु परिवर्तन के कारण संस्कृति भी परिवर्तन देखने को मिलता है। उदाहरण, गर्म जलवायु में ऊनी वस्त्रों की जरूरत नहीं होती है अतः उनकी वस्त्र संबंधी निर्णय प्रक्रिया सर्द जलवायु से भिन्न होगी, क्योंकि सर्द जलवायु में अधिक गर्म कपड़े, ऊनी कपड़ों की जरूरत होती है अतः निर्णय प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसी तरह ग्रामीण परिवेश की महिला का गृह कार्य संबंधी निर्णय शहरी महिला से क्या होगा? भिन्न होगा। ग्रामीण महिला अपनी संस्कृति के कारण प्रातः उठकर घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा पर ध्यान देगी, फिर खाना पकाएगी, जबकि शहरी महिला क्या करेगी? समय को देखते हुए पहले बच्चों को नाश्ता फिर बड़ों का खाना तैयार करेगी, इसके बाद ही साफ सफाई पर ध्यान दे सकेगी, क्योंकि प्राथमिक कार्य उसे बच्चे को स्कूल भेजना तथा पति को कार्यस्थल पर भेजना ही होता। नंबर 11 उपलब्ध वस्तुओं के बारे में जानकारी अर्थात अवेयरनेस ऑफ थिंग्स दैट आर अवेलेबल। वर्तमान समय में नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक। गृहोपयोगी उपकरणों, अचंभित करने वाले वस्त्रों, सजावटी सामग्रियों, पोषण संबंधी भोजन पदार्थों आदि का निर्माण हो रहा है। विज्ञापनों के माध्यम से इनका सामान्य जनता के बीच में प्रचार होता है। टीवी, मैगजीन, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि में वस्तुओं, चीज़ों के बारे में विस्तृत वर्णन रहता है, जिससे लोगों को नई नई वस्तुओं के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। ये सभी चीज़ें निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित होती हैं। उदाहरण, एक बालक टीवी पर जैम या सॉस को देखकर माँ से जिद करता है कि आज नाश्ते में वह जैम के साथ ही ब्रेड खाएगा। बालक की यह निर्णय विज्ञापन से ही प्रभावित, क्योंकि उसने टीवी में देखा है। वे वस्तुएं
जिनका बहुत अधिक विज्ञापन होता है उनकी बिक्री भी खूब होती है, क्योंकि जब क्रेता दुकान में सामग्री क्रय करने जाता है तो उसके मस्तिष्क के पहले से विज्ञापनों के कारण विद्यमान छवि ही उसे निर्णय लेने के लिए बाधित करती है। क्रेता यानी कि जो हमारा खरीदने वाला, हम जैसे हम क्रेता है ना, खरीदने वाले व्यक्ति जो होते हैं, तथा वह वही वस्तु खरीद लेता है जो उसने समाचार पत्रों में पढ़ा है अथवा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के घर देखा है। यही कारण है कि ग्रामीण महिला जिसे नए नए उपकरणों, वस्त्रों, सजावटी सामग्रियों के बारे में बहुत कम जानकारी है, उसकी निर्णय प्रक्रिया भिन्न होंगे, जबकि एक महानगर की शिक्षित महिला जिसे उपलब्ध वस्तुओं के बारे में पर्याप्त जानकारी है, दोनों की निर्णय प्रक्रिया बिल्कुल ही भिन्न होगी। हालांकि आज के युग में हम ये नहीं कह सकते कि जो है गांव की महिलाओं का जो सोचने समझने की क्षमता है वो अलग होगी और शहर की अलग, क्योंकि आज के समय में आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट का ज़माना है और चाहे गांव हो क्या शहर, हर जगह सेम चीज़ें मिलती हैं, हर विज्ञापन हर जगह पहुंच जाता है। तो जो है ये बदलते युग में ऐसा नहीं कहा जा सकता, हालांकि फिर भी हम पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं। तो ये हमने कुछ देखे, क्या कुछ पॉइंट्स, क्या निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप ये जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े ये आपको समझ में आए होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कहीं किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपकी हर एक क्यूरी सॉल्व की जाएगी। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है अपना फीडबैक अवश्य हमें दें, क्योंकि आप फीडबैक नहीं देते हैं जिससे हमें कुछ भी पता नहीं लगता क्लास आपको कैसी लग रही। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है फीडबैक अपना हमें अवश्य दें। क्लास अच्छी लग रही तो भी नहीं, अच्छी जो भी है जैसा भी अपना फीडबैक हमें अवश्य दिया करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते एक दूसरे का हेल्प करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्यक्तिगत निर्णय एवं सामूहिक निर्णय। जय हिंद।